वाला केस आ जाता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि इट हैज़ गॉट नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है? जब तुम्हारे दोनों लाइंस एक दूसरे से मीट ही नहीं कर रहे, या ये कह लो कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होंगे तो देर इज नो सच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी सॉल्यूशन। और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्योंकि हमने सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इनकंसिस्टेंट। इससे पहले वाले में मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हारे पास में a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, मतलब तुम्हारे दो लाइन के इक्वेशन गिवन है, उसमें तुमने देखा कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन। इस केस में तुम्हारे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे उसका सॉल्यूशन, और इस सिस्टम का नाम हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। अब जब दो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसमें a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इट इज़ अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि तुम्हारे दोनों लाइंस जो हैं वो मीट ही नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन से दे आर पैरेलल इन नेचर, और इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इसी के नीचे एक और केस होता है जिसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बोथ द लाइंस हैव गॉट इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस तब पॉसिबल होता है जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहे होते हैं, या फिर ओवरलैप से ज़्यादा बेटर वर्ड होता है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब तुम्हारे दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं। और इस सिस्टम को हम लोग अलग नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट तो है लेकिन इट इज़ डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट, बिकॉज इसका कंसिस्टेंट होना डिपेंड करता है ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनके रेशियो के ऊपर। क्योंकि अगर वो तीनों रेशियोज तुम्हारे सेम होंगे तभी जाके तुम्हारा लाइन इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस का केस दिखाएगा, तो इसी वजह से उसको बोलेंगे कि इट इज़ डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। तो तुम्हारे पेपर में इसको लेके क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब वो क्या करेगा, दो लाइन की इक्वेशन दे देगा, उसमें कहीं पे एक के छोड़ देगा, और फिर वो तुमको बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ गॉट नो सॉल्यूशन, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन हैज़ गॉट इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो वो तुमको करना आना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 7 = 0, नीचे मैंने बना दिया 6x + ky + 21 = 0। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ गॉट इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो तुम लोग सीधा इसका आंसर क्या देगा मुझे बोलो। यस, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं 3 क्यों होगा बच्चे, a1/a2 हाँ 9 आएगा, b1/b2 और c1/c2 बराबर होने पे तुम्हारा इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस के लिए वो तुमको के का वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधा लिखोगे 2/6 = 3/k = 7/21। तो यहाँ पे अगर तुम के की जगह 9 लिखेगा तभी तो ये रेशियो 1/3 का बना रहेगा। तो इस तरह से यू कैन एक्सपेक्ट। मैंने एक क्वेश्चन उस दिन पेपर में भी दिया था, उसमें भी हमने यही चीज़ की थी। तो फाइनली क्या हुआ था, उसमें तीनों a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम आ गए थे, तो उसको हमने बना दिया था इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस। अब एक बार इससे निकलते हो, इस टाइप के क्वेश्चन से निकलते हो, तो फिर कुछ टिपिकल केसेस होते हैं जिसको तुम स्पेशल फॉर्मूला भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं पेपर में, वो तुमको दो लाइन की इक्वेशन दे देगा जो थोड़ा सा गंदा होगा देखने में। फॉर एग्जांपल 99x + 101y = 499 एंड 101x + 99y = 501। तुमको सॉल्व की जगह वो ये भी बोल सकता है कि फाइंड x² + y²। तो इस क्वेश्चन को अगर तुम अपने तरीके से सॉल्व करोगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, और वैसे भी इस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है ax + by = c1 एंड bx + ay = c2। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि यू हैव टू फर्स्ट ऐड बोथ द इक्वेशन एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। और ऐसा करने पे तुम्हारे पास में दो सिंपल इक्वेशन आ जाते हैं जिसको तुम इजीली सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो। और एक बार x एंड y निकल आया तो यू कैन इजीली गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ x² + y²। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन में इनके सॉल्यूशन को लगाते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को इनको ऐड करना है। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000। अब यहाँ से 200 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो पहला इक्वेशन आ गया तुम्हारे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये पहला इक्वेशन तुमको एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन दे दिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन को मारेंगे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब तुम देख सकते हो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यू हैव गॉट 2 सिंपल इक्वेशन जिसको तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा है -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से मुझे आंसर दिख रहा है, अगर तुम इसको ऐड कर देता है तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 और x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अगर सॉल्व करने की बात है तो x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2, लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया था। उस समय क्वेश्चन को मैंने बना दिया था फाइंड x² प्लस वाई स्क्वायर। तो विद दिस वैल्यूज ऑफ x एंड y तुम्हारा आंसर हो जाएगा 9 + 4 13। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट केस जहाँ पे वो ऐसे दे सकता है क्वेश्चन को। अब सेकंड केस क्या होगा, इसी में थोड़ा सा और चेंज कर लो। तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब देखने में ये केस भी पिछले केस के जैसे ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इस बात पे है कि पिछले वाले में ax प्लस by इक्वल्स टू c1 और दूसरे इक्वेशन में bx प्लस ay इक्वल्स टू c2 था। यहाँ पे तुम्हारा c वाला पार्ट जो है वो सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब तुम्हें सॉल्व करना है तो 2-3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। नो डाउट इसमें भी तुम्हें पहले ऐड ही करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। लेकिन इसको जब भी तुम सॉल्व करोगे तो एक टिपिकल सी बात देखने को मिलेगी तुम्हें कि इसमें से जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी या जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें जो x और y कोऑर्डिनेट होगा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। और वो किसके इक्वल होंगे, तो वो हमेशा इक्वल होंगे ab अपॉन a प्लस बी की वैल्यू के साथ। अब तुम इस क्वेश्चन के साथ इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे ये मिलेगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 24। अब 7 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 24/7। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसके बाद तुम्हें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड वाला स्टेप पूरा हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ से आएगा -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और ये तुमको इक्वेशन दे देगा x इज इक्वल्स टू वाई। अब तुम खुद सोचो कि x और y जोड़ के 24/7 आ रहा है और x और y दोनों बराबर भी हैं, तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x एंड y बोथ आर इक्वल्स टू 12/7। और जब हम 12/7 देख रहे हैं तो फिर तुम a और b की वैल्यू देख लो, a था 3 और b था 4। तो ऊपर जो वैल्यू हमने लिखा है 12/7, तो दिस इज नथिंग बट a इंटू बी, और नीचे जो हमने 7 लिखा है दैट इज नथिंग बट a प्लस बी। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि x और y की जो वैल्यू है वो सेम होने के साथ साथ हमेशा इक्वल होगी ए बी अपॉन ए प्लस बी के साथ में। सो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले वाले में मैंने सिर्फ ये बोला था कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉल्व करना है, x और y निकल आएगा। दूसरे वाले केस में जहाँ पे तुम्हारा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू सी, मतलब ये वाला पार्ट अगर तुम लोग का सेम है तो सॉल्व करने पे सेम स्टेप्स लगाओगे ऐड सब्ट्रैक्ट वाला, लेकिन सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा मतलब x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे वो सेम होंगे। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस की हैं। एक तो लीनियर इक्वेशन को देख के कैसे डिसाइड किया जाता है कि सॉल्यूशन किस तरह का होगा, लाइंस किस तरह के वो रिप्रेजेंट करेंगे और उनका सिस्टम क्या होगा। दूसरा मैंने यहाँ पे 2 केसेस और डिस्कस किए हैं जहाँ पे कुछ टिपिकल टाइप के लाइंस की इक्वेशन अगर देखने को मिले तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू अप्रोच द क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब आगे जो है इसमें वो तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम वाला एरिया हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम वाले एरिया में यही है कि तुमको लीनियर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। उसमें तुम्हारा नॉलेज और मेरा नॉलेज करीब करीब सेम है एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं तुम लोग को बता देता हूँ। उसके बाद तुम्हारे नॉलेज और मेरे नॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वेन एवर वी सी अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन तो सबका काम यही होता है कि यार इक्वेशन फॉर्म करो और सॉल्व करो, एंड दैट एक्चुअली कम्स विथ प्रैक्टिस। अगर तुमने 10th क्लास में बुक बनाई हुई होगी तो उसमें चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर तुम बना सकते हो तो फिर तुम्हारे पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम आराम से बना सकते हो।
अब मैं उसमें से कुछ एक तो एरिया ऐसा निकाल देता हूँ जहाँ पे हम अपने टिपिकल मेथड से नहीं चलेंगे, हम थोड़ा सा शॉर्टकट लगाएंगे उसके अंदर में। तो वो सबसे पहला केस होता है डिजिट प्रॉब्लम्स का। डिजिट प्रॉब्लम्स के केस में हम लोग के पास एक ट्रेंड होता है, एक रेगुलर मेथड होता है जिससे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। बट इस लेवल पे आने के बाद उस मेथड से ना करके अगर दूसरे मेथड से करें तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो सकता है। उसके लिए मैं एक आधा क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाता हूँ जो तुम्हारे पेपर में ही आया हुआ है। क्वेश्चन था तुम्हारे पेपर का एक, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके ही बैठा था। असाइनमेंट बुकलेट अगर है तुम लोग के पास में तो तुम वो भी निकाल सकते हो। उसमें एक क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ये लाइन लिखी होती है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम तुमको दिया हुआ है 8, और उसके बाद जो लाइन होती है वही तुम्हारा आंसर को डिसाइड करवाता है एक्चुअली। तो उसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। मतलब जो नंबर तुम्हारे पास में फ़िलहाल है, अगर मैं उसके डिजिट्स को रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ इन दोनों को आपस में, तो जो डिफरेंस आएगा वो 18 का आएगा। तो तुम्हें बताना है कि वो नंबर क्या है और उनके नंबर्स के बीच का, जो नंबर है उसके डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो तुमसे ये पूछ सकता है कि नंबर क्या है, वो तुमको ये भी पूछ सकता है कि वो जो नंबर है उसके डिजिट्स का डिफरेंस क्या है, या उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 8 हो जाए। ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स जिनके डिजिट्स का सम 8 हो जाए। तो 2 डिजिट के नंबर में सबसे पहला नाम आएगा 17, उसके बाद आएगा 26, उसके बाद आएगा 35, उसके बाद आएगा 44, उसके बाद आएगा 80, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम जो भी बोलोगे ये इट इज़ जस्ट द मियर रिपीटेशन ऑफ दिस डिजिट्स ओनली। तो अभी तुमको ये देखना है कि इन पांचों को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि रिवर्स करने के बाद आया हुआ नंबर और जो अभी ओरिजिनल नंबर है इनके बीच का डिफरेंस 18 का होना चाहिए। तो अगर मेरी बात सही से तुम लोगों को सुनाई दे रही है तो बताओ इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको रिवर्स करके मैं नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं ओरिजिनल नंबर से तो डिफरेंस 18 का आएगा। कौन सा इसमें से? 26 को अगर मैं उल्टा करके माइनस करूंगा तो 62 माइनस 26 18 35। यस 35। 35 का उल्टा क्या होता है? 53 होता है। अब अगर मैं 53 और 35 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आंसर आ जाता है 18। और क्वेश्चन तुमसे यही तो कह रहा है ना कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 18। तो मेरे लिए जो नंबर है वो क्या हो गया? 35। अब तुमको क्वेश्चन में आगे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो अगर मेरा नंबर 35 है तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स तुम्हारा 2 का आएगा। अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं पहले एक बार देख लो अच्छे से, तो मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू देखूंगा समझ में आया कि नहीं। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और देखो इसी तरह का, उसको इसी तरीके से करने की कोशिश करना। लेकिन क्वेश्चन है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। अभी फिर से उसने वही बात बोली है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 8 है एक 2 डिजिट नंबर का। और फिर बोलता है कि इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। इफ 54 को हम लोग उस ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डिजिट्स आएंगे, जो 2 डिजिट का नंबर आएगा, वो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो तुम ही लोग बताओ कौन सा होना चाहिए आंसर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले केस में लिख चुका हूँ इसका। ये रहे तुम्हारे 5 वैल्यूज़ जिनके डिजिट्स का सम 8 आता है। और अभी क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। तो वो कौन सा नंबर है जिसको उल्टा करने पे और डिफरेंस करने पे 54 आ सकता है? आई थिंक तुम लोगों को दिख गया होगा 17, क्योंकि 17 को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो वो 71 बन जाता है। अब इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 71 माइनस 17 तो आंसर आ जाता है 54। तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हो गया 71। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस गिवन नंबर। तो अगर तुम्हारा नंबर 17 है या 71 है तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स जो होगा वो तो 7, उसमें और सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ नंबर्स को लिख के ही आंसर को निकाल रहे हैं, जबकि इसका ट्रेडिशनल मेथड कुछ और ही कहता है हम लोग को कि पहले हम लोग को
टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस में डिजिट्स लेने पड़ेंगे x और y। फिर हम लोग इसका ओरिजिनल नंबर लिखेंगे जो कि आएगा 10x प्लस वाई। फिर हमने उसको रिवर्स किया तो वो बन जाएगा 10y प्लस एक्स। फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई। फिर एक नंबर यहाँ पे 54 जैसा दिया हुआ है। फिर वहाँ से हम लोग कुछ करेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर नंबर तक पहुँचेंगे। जबकि इस मेथड में हम लोग को ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, उसको करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि देयर इज अ 2 डिजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ हुज डिजिट्स, माने डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है 2 डिजिट के नंबर का, वो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स है 18। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर then the digits interchange their places। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में मैं सौंप रहा हूं, तुमको नंबर फाइंड करना है। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 18, और अगर तुम इस नंबर से 63 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो तुमको बताना है व्हाट इज दैट नंबर। 92। सीधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 हो, ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक तो 36 होगा, एक 29 होगा, या ये कह लो एक 63 होगा, एक 92 होगा। अब ये दोनों को छोड़ के तुम कुछ लिख ही नहीं सकता जिसमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 हो। अब उल्टा उसने और क्या कह दिया है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ना तो तुम इससे 63 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना इससे कर सकते हो, ना इससे कर सकते हो, तुम सिर्फ इससे कर सकते हो। तो अगर मैं 92 से 63 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 29, जो कि इसी डिजिट का इंटरचेंज्ड वर्जन है। और तुम्हारा क्वेश्चन यही तुमको कह रहा है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो 92 में से 63 सब्ट्रैक्ट करने पे 29 आएगा, डिजिट्स इंटरचेंज प्लेसेस हो गया। तो तुमको पूछा गया था नंबर क्या है, तो नंबर हो गया 92। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, मेरे ख्याल से तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ गई है। इसको एक बार कंफर्म कर दो मुझे, सो दैट आई कैन गिव यू वन मोर क्वेश्चन। हाँ, क्लियर हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि कभी भी कोई 2 डिजिट का नंबर लेते हो, सपोज कर लो कोई भी 2 डिजिट का नंबर 37, और अगर तुम इसको उल्टा कर देते हो 73, और अगर तुम इसको ऐड करते हो, तो जब भी तुम इसको ऐड करोगे तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। और ठीक इसका उल्टा कर लो कि तुमने एक 2 डिजिट का नंबर लिया, उसको उल्टा किया और इनको आपस में कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो इस केस में जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो हमेशा डिविजिबल होगा 9 से। तो इसको हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे कि व्हेनेवर अ 2 डिजिट नंबर इज एडेड टू द नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, and whenever a 2 digit number is reversed and subtracted from the original number then the result is always divisible by 9। मतलब एक 2 डिजिट के नंबर को अगर मैं लिख के उसके डिजिट्स को रिवर्स करके उस नंबर के साथ ऐड करूं तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा इन केस ऑफ प्लस। और वही 2 डिजिट के नंबर को अगर मैं रिवर्स करके उसी से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा डिविजिबल होगा 9 से। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो कि सपोज कर लो मेरे पास में एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको मैंने टेंस प्लेस में रखा है x को और यूनिट्स प्लेस में उस नंबर के रखा है y को। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर फॉर्म करता हूँ तो मेरा नंबर हो जाएगा कायदे के हिसाब से 10x प्लस वाई। अब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, इसके डिजिट्स को उल्टा कर देता हूँ, मतलब अब मैं टेंस प्लेस में y रख देता हूँ, यूनिट्स प्लेस में x रख देता हूँ, तो जो मेरा रिवर्स नंबर आएगा दैट विल बी 10y प्लस एक्स। अब सोचो अगर मैं इस नंबर को और इस रिवर्स नंबर को जो कि वहीं से निकल के आया है इनको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर जो आएगा दैट विल बी 11 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, जो कि साफ बताता है कि ये नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। अब सेम तरीके से सोचो कि इन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, अभी तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता तो क्या होता 10x प्लस वाई माइनस का 10y प्लस एक्स।
तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दे देगा 9x माइनस 9y, दैट मीन्स 9 इंटू एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स ये हमेशा डिविजिबल बाई 9 होगा। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखना है वाई सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि तुम्हारे पास में एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको लाने के 2 तरीके हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स by 8 and adding 1, या फिर multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2। मतलब एक ही नंबर है जिसको लाने के 2 तरीके वो बता रहा है। पहला तरीका by multiplying the sum of the digits by 8 and adding 1, इससे भी वो नंबर आ सकता है, या फिर मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाई 13 एंड एडिंग 2। इन दोनों ही केस में जो नंबर आएगा वो सेम नंबर होगा। तो तुम्हें यही बताना है कि ये नंबर कौन सा है। अब इसके लिए तुम ऑप्शन अगर ले लेगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। अब बताओ मुझे कौन सा सही है। ऑप्शंस गिवन आर 41, 63, 31 एंड 23। बिल्कुल सही आंसर, पहला ही सही है, क्योंकि अगर तुमको ये तरीका समझ में आ गया तो डिजिट क्वेश्चन कोई भी होगा तो तुम आराम से कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है 41 इसलिए सही होगा क्योंकि अगर मैं उसके डिजिट्स का सम करूं 4 + 1 और उसमें 8 मल्टीप्लाई करूं और उसमें ऐड 1 करूं तो ये तो 41 दे ही रहा है मुझे। 5 × 8 + 1 दैट विल गिव यू 41। या फिर इसी में वो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स 4 - 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से और उसमें 2 ऐड करना है, तो ये भी आएगा सेम आंसर 3 × 13/2। 3 × 13 39 होता है, +2 करोगे 41। बाकी कोई ऑप्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई दोनों बातों को नहीं करेगा, तो यू कैन गो विथ 41 डायरेक्टली, उसमें और सोचने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अब इसी तरह से अगर तुम समझ गए हो तो कोई भी क्वेश्चन जो डिजिट के ऊपर में है वो कर सकते हो। अब ऐसे ही एक और फॉर्मेट होता है जिससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो फ्रैक्शन का है वो भी कर सकते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है इफ वन इज एडेड टू डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन देन इट बिकम्स 1/2, and if 1 is added to numerator of a fraction, numerator of the same fraction you can say, then it becomes 1। मतलब एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/2, और अगर मैं उसके न्यूमरेटर में ऐड कर देता हूँ 1 तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1। अब चाहें तो इसको बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन है तो वाई नॉट यूज द ऑप्शन। तो ऑप्शन में पहला आंसर है 5/9, दूसरा है 2/3, तीसरा है 4/7 और चौथा है 10/11। अब तुम लोग मुझे बताओ इसमें कौन सा सही होगा। ट्राई टू यूज द ऑप्शंस। बी आ रहा है, चलो बी की वेरिफिकेशन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब तुम अगर मान लो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हो, अगर 2/3 है तो डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करते हो तो ये बन जाता है 2/4 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1/2 ओनली। और अगर तुम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हो तो 2 + 1/3 तो 3/3 आंसर आ जाता है 1। सीधा आंसर है 2/3। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो मैंने तुमको दिखा दिया जहाँ पे तुम यूज़ कर सकता है इस तरीके से। इसको छोड़ के थोड़े बहुत लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें एज प्रॉब्लम होगा। अब हाँ बोलो बोलो। हाँ क्यों नहीं, इक्वेशन बनाने वाले मेथड से करने पे तुम्हारा टाइम थोड़ा सा लग गया। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन को मुझे पहले लेट करना पड़ेगा x/y। अब इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा x/y + 1 और ये बन गया 1/2। अब ये इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके xy की एक इक्वेशन बनेगी। और उसी तरह से अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये फ्रैक्शन हो जा रहा है 1
तो इससे भी तुम इसको भी सॉल्व करेगा, एक्स वाई की एक इक्वेशन बनेगी, फिर तुम वहाँ से एक्स वाई निकालेगा। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें तुमको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो जस्ट मेक यूज़ ऑफ दोज ऑप्शन। डिजिट के केस में भी मैंने वैसे ही किया, खाली वैल्यूज़ ली और वहाँ से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे फ्रैक्शन के केस में मैं ऑप्शंस को पिक कर रहा हूँ। अब इस तरह से देखो, एज के ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज में उतना तुम कुछ कर नहीं पाएगा अनलेस और अनटिल उसने तुमसे दोनों का एज पूछा है और फिर वो ऑप्शन में अवेलेबल है दोनों के एज, तो वहाँ पे तुम कुछ काम कर सकता है। अगर सिंगल किसी का एज पूछ रहा है तो वहाँ पे तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में जो आंसर्स दिया होता है उसी में जो 10 ईयर्स है वो फादर का एज इतना साल इतना टाइम्स है सन का, और 10 साल के बाद फादर का एज इतना टाइम्स है सन का, तो हम लोग ऑप्शन की यूज़ करके भी उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो तुमको दोनों का एज पूछे और ऑप्शंस में वो दोनों के एज का ऑप्शंस में बना के दे, तब ये कर सकते हो। एक और फॉर्मेट होता है कि इक्वेशंस तुमको दे देगा और वहाँ से उसको सॉल्व करके निकालने के लिए बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, बी बाई वाई प्लस जेड बाई सी, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, और सी बाई जेड प्लस एक्स बाई ए, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, और तुमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए बाई एक्स प्लस वाई बाई बी। इस क्वेश्चन को जरा करना एक बार। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सही है बिल्कुल। मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन पहले तुम लोगों को एक बार दिया था पेपर में। देखो इसमें सीधा क्या करना है, इसको सॉल्व करने बाद बैठ जाना, सीधा देखो कि तुमको ए बाई एक्स चाहिए तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सी बाई जेड प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू 1 वाले इक्वेशन में से एक्स बाई ए की वैल्यू निकाल लो पहले, जो कि आएगा 1 माइनस सी बाई जेड, जो कि तुमको फाइनली देगा जेड माइनस सी बाई जेड। लेकिन तुमको निकालना तो ए बाई एक्स है, तो ए बाई एक्स का मतलब हो गया, ठीक इसका उल्टा कर लो, दैट मीन्स इट विल बिकम सी अपॉन जेड माइनस सी। ठीक उसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोग बी बाई वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगा 1 माइनस जेड बाई सी, और यहाँ से बी बाई वाई हो गया सी माइनस जेड अपॉन सी। तो इसको उल्टा करेंगे तो वाई बाई बी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, वो मिल जाएगा, दैट इज सी अपॉन सी माइनस जेड। अब इसको यहाँ पे ऐड कर दो इसके साथ में, तो क्या आ गया, सी अपॉन जेड माइनस सी, और यहाँ पे आ गया सी अपॉन में, एक सेकंड ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, सी बाई जेड है ना, पी बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड बाई सी, सी माइनस जेड अपॉन सी, हाँ जेड बाई जेड माइनस सी होगा, ये होगा ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक में सी माइनस जेड है, एक में सी माइनस जेड है, तो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लोगे तो ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम आ जाएगा, और जब वो सेम आ जाएगा तो जेड माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी ऊपर नीचे दोनों में आ गया, तो वो कट के तुम्हारा आंसर को 1 बना देगा। तो वो हाँ 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 हाँ, यहाँ पे कुछ मैंने शायद चेंज किया था, सी बाई जेड प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू 1 है, तो एक्स बाई ए ये तुम्हारा हो गया, एक मिनट, ए बाई एक्स, हाँ यहाँ पे ये जेड होगा ऊपर में, यस ये गलत लिखा था मैंने, तो ये हो गया तुम्हारा जेड अपॉन जेड माइनस सी, और दूसरे वाले में आ रहा है तुम्हारा सी अपॉन सी माइनस जेड। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो यह ऊपर सी रहेगा, ये जो है जेड माइनस सी, अब यहाँ से जेड माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी काट के आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना होती है पेपर में, जो आए हुए हैं पहले। उसी लिस्ट में एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, रूट का एक्स बाई वाई प्लस रूट का वाई बाई एक्स, ये बराबर दिया है तुमको 10/3 के, और यहाँ नीचे एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और तुमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन भी मैंने तुम लोगों को दिया हुआ है पहले पेपर में, नाउ आई एम जस्ट रिकॉलिंग दोस क्वेश्चंस वंस मोर, जिससे कि तुम सेट हो जाओ थोड़ा मामला कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चंस हमने किए हुए थे, सर ने ही दिए हम लोगों को। एक बार देखो इस क्वेश्चन को,
एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इसका एलसीएम बना के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10/3। अच्छा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे 10 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10 अपॉन रूट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10/3, दोनों कट गए, तो रूट एक्स वाई की वैल्यू हो गई 3। अब रूट एक्स वाई मतलब एक्स वाई की वैल्यू 9 होगी, तभी तो उसका रूट 3 होगा। तो सीधा इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तुम्हारे असाइनमेंट बुकलेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको तुम्हें ट्राई करना चाहिए, बिकॉज समवेयर अराउंड 80 क्वेश्चंस आर देयर विच आई हैव गिवन। इसमें लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर में, और ये तुम लोग आज होमवर्क की तरह कर लो इसको, क्योंकि टाइम तो लगेगा इसमें, एक दिन में शायद ना हो सारे, बट अगर ट्राई करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। तो इसको एज ए असाइनमेंट कर लो, आज मैं कोई पेपर नहीं दे रहा, आज इसको कर लो एक बार, सो दैट, क्योंकि तुम लोग का संडे मैंने वो पेपर रखा है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको कंप्लीट कर लो एक तरह से। तो ये आज करो तुम लोग, ठीक है, देर आज कोई पेपर नहीं है, इसी को आज बैठ के थोड़ा सा करो, और मुझे इसका जो भी डाउट होगा वो कल वाले के क्लास में पूछ लेना, सो दैट संडे जब जाओ तो यू कैन बी ओके विथ कि हाँ चलो ये टॉपिक हम लोग का हो गया है। क्योंकि अगले वीक से फिर हम लोग सेट थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स करके 2 टॉपिक्स हैं वो ख़त्म करेंगे, जिससे कि फिर हम लोग अपना फाइनली मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री के अंदर में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, चल दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir. या Thank you, sir.